वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छा अवसर तैयारी करने के लिए। फ्रेंड्स, टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है, उस चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहां पर आप अपने आप को जांच सकते हैं, परख सकते हैं कि अभी आपने कितना पढ़ा, आपको कितना याद हुआ। उसके एक आंसर की भी अलग से मैं पब्लिश करूंगा और वहां पर आप अपने आप को टैली कर पाएंगे। ठीक है, आप चाहेंगे तो वो जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा पीडीएफ के रूप में। वहां पर आप उसे डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पे आप इसको ओपन करेंगे तो आप उसे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। 5 मई, आने वाली जो 5 मई है, उस 5 मई को मैं आपको सेकंड लेवल, रीड सेकंड लेवल और रीड लेवल फर्स्ट दोनों का एक टेस्ट ऑर्गेनाइज करने जा रहा हूं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उस क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज है उससे जुड़िए और अवसर का लाभ उठाइए। ओके, हम आज का लेसन शुरू करते हैं। आज का लेसन है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो भारत का सबसे बड़ा भू आकार है। बिना देरी करते हुए इस लेसन की हम शुरुआत करते हैं। ध्यान से समझेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्या है। प्रायद्वीपीय पठार को अगर आप देखते हो तो प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिभुजाकार संरचना आपको नजर आएगी। त्रिभुजाकार संरचना है ये, ठीक है, और त्रिभुजाकार संरचना दिख रहा है आपको, और साथ ही में एक प्रायद्वीपीय संरचना भी है। प्रायद्वीपीय संरचना होने का की वजह तीन और सागर का अस्तित्व, एक और अरब सागर है, एक और बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, एक और हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, अब ये वाला जो पूरा पोर्शन है जो घेरे हुए है इस भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र को, उसी को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। ओके, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भू आकार है। करीब 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में, 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में इसका विस्तार है, क्षेत्र में विस्तार। ठीक है, 16 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में इसका विस्तार है। अब अगर इसके जो विशेष बातें हैं, अगर अब उन पर चलते हैं तो प्रायद्वीपीय पठार जो है, पहली खास बात ये गोंडवाना लैंड का अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी विशेष बात है कि ये मोस्टली जिन चट्टानों से बना है उनमें आती हैं बेसाल्ट चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें। ठीक है, अब बेसाल्ट चट्टानें जो यहाँ निर्मित हुई हैं वो क्रिटेशियस काल से संबंधित हैं। क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल में यहाँ पे लावा के परत दर परत जमाव हुए थे। ठीक है, तो वो बेसाल्ट चट्टानें हैं जो मोस्टली यहाँ पर पाई जाती हैं। अब इस पठार के कुछ पार्ट हैं। उन के पार्ट में सबसे पहले जो हम लेने वाले हैं वो है पर्वतमालाएं। ठीक है, पर्वतमालाएं हम लेने वाले हैं। उसके बाद हम ले लेंगे इस प्रायद्वीपीय पठार के कुछ उपभाग पठारों के रूप में ही उन्हीं को। तो पहले इन पर्वतमालाओं को एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, एक आरेख है एक्चुअल में ये। ठीक है, तो यहाँ अपना राजस्थान मान लीजिए उत्तर की में, तो प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार यूं है। सबसे पहले जो श्रृंखला आती है वो है अरावली। अरावली, अरावली जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का ही एक पार्ट है। ठीक है, अरावली का जो विस्तार है वो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहां तक है। ठीक है, अभी हम इन पर पूरी बात करेंगे, बट अभी हम लेके चल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस आरेख को, प्रमुख पर्वतमालाएं आरेख में आपको मैं बता रहा हूं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस पर्वतमाला के दक्षिण में, तो दक्षिण में हमें एक अन्य पर्वतमाला मिलती है और वो है विंध्याचल।
विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला जिसका विस्तार विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश में, ठीक है, गुजरात को थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में भी है, दक्षिण पूर्व राजस्थान में है विंध्याचल, दक्षिण पूर्व राजस्थान में, इसके बाद कुछ इसका पार्ट उत्तर प्रदेश में है और बिहार में भी ये विस्तृत है। बिहार में सासाराम तक इसका विस्तार है, सासाराम, और कुछ फिर ये आ जाती है झारखंड में, पारसनाथ तक का जो क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार है, ठीक है। तो अरावली और विंध्याचल, ठीक है। इसके बाद आ जाती है इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, ठीक है। अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है। सतपुड़ा का मुख्य विस्तार है गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ CHHA जो भी है आप मान लीजिए, छत्तीसगढ़ में आ जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ CG बोलते होंगे मेरे हिसाब से, CG 36 और G फॉर गढ़, तो छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका मुख्य विस्तार है जो सतपुड़ा पर्वतमाला है। इसके बाद इसके दक्षिण में पश्चिमी घाट के सहारे सहारे एक और पर्वतमाला है जिसको हम कहते हैं पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व की ओर भी एक पर्वतमाला है जिसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। इसका आरेखीय विस्तार अगर हम जानना चाहें तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला शुरू होती है गुजरात से, गुजरात में जो गिरनार की पहाड़ियां हैं वहां से, फिर इसका विस्तार महाराष्ट्र में, गोवा में, कर्नाटक में, केरला में और कुछ ये तमिलनाडु में भी विस्तृत है। पूर्वी घाट प्रारंभ होती है विशेषकर उड़ीसा से और फिर लास्ट में कंटिन्यू तमिलनाडु तक ये विस्तृत है। तो प्रायद्वीपीय पठार की ये मुख्य पर्वतमालाएं हैं, ओके। अब देखो ये जो पर्वतमालाएं हैं इनका हमें उत्तर से दक्षिण की और जो क्रम, कंटिन्यू क्रम है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू जो क्रम है उनमें देखो उत्तर से दक्षिण की ओर अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है और पश्चिमी घाट, यानी अरावली और उसके बाद विंध्याचल, फिर सतपुड़ा और लास्ट में पश्चिमी घाट। अब एक और क्वेश्चन बनता है, ये जो पर्वतमालाएं हैं ना, इन पर्वतमालाओं में ये हमें जानने को मिलेगा कि कौन सी वलित हैं, कौन प्राचीन वलित हैं, कौन भ्रंशोथत हैं। भ्रंशोथत वर्ड में लिख देता हूं आपको मोबाइल पे, यानी सॉरी वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो तो भ्रंशोथत, भ्रंशोथत, भ्रंशोथत होता है भ्रंश से उत्पन्न। जब इसको पढ़ेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ओके। तो अब देखो अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट तो हैं, इनके मध्य, इन पर्वतमालाओं के मध्य कुछ नदियां बहती हैं, उन नदियों को जानने की आवश्यकता है। यहां पर अरावली और विंध्याचल के बीच में एक नदी बहती है, इस नदी को हम कहते हैं चंबल, राइट, ओके। इसके बाद इस विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य एक नर्मदा एक नदी बहती है, नदी का नाम है नर्मदा, ठीक है, नर्मदा। उसके बाद ऐसे ही सतपुड़ा और जो हमारी पश्चिमी घाट पर्वतमाला है इसके मध्य एक नदी बहती है, नदी का नाम है ताप्ती, नदी का नाम ताप्ती, ओके। अब है ना ध्यान से देखना डायग्राम को, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछता हूं, आप है ना आंसर देना, व्हाट्सएप सॉरी आप कमेंट में आंसर दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। एक चीज और यार, आप वीडियोस लाइक नहीं करते, वीडियो आप देख रहे हैं, व्यूज अच्छे मिल रहे हैं, देख भी रहे हैं, वॉच टाइम अच्छा मिल रहा है, बट आप लाइक नहीं क्यों करते हैं? लाइक क्यों नहीं करते? किस बात की कंजूसी क्यों कर रहे हैं यार? आप लाइक करें ना, क्या हमें भी क्या पुनर्बलन मिलता है, मगर पुनर्बलन आ रहा है कि हाँ यार स्टूडेंट आपके वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी तो कर रहे हैं, ठीक है, शेयर भी किया करो, ठीक है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको एक लाइक ही तो करना है बस, ठीक है। आप लाइक कीजिए, फटाफट से लाइक करना, वीडियो को देखते हुए कंटिन्यू आगे हमें इसको बात करते हैं, ओके। तो देखो अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा था, तो सबसे पहले अरावली और विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो सीधा सा आंसर आपको नजर आ रहा है, मैं अभी नहीं बता रहा हूं, आप कमेंट में मुझे लिख के बताएं, ठीक है।
उसके बाद अरावली और विंध्याचल के बाद क्वेश्चन बनता है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है। दूसरा क्वेश्चन बनता है सतपुड़ा और पश्चिमी घाट के मध्य कौन सी नदी बहती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, आप जरूर कमेंट में आंसर देंगे। उसके बाद हम बात करें ये कि इनमें से कौन वलित हैं, तो हमारी जो अरावली है, ठीक है, अरावली प्राचीनतम वलित पर्वत है, प्राचीनतम वलित पर्वत। ठीक है, ये ध्यान रखना। ओके, उसके बाद जो विंध्याचल पर्वतमाला है, विंध्याचल, वो भ्रंशोथत पर्वतमाला है, भ्रंशोथत पर्वतमाला है। उसके बाद हम बात करें सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा में इसका जो प्राचीन भाग है वो तो वलित है, इसके ऊपर जो निर्मित हुआ है वो भ्रंशोथत है। तो इसको हम इसके जो डिटेल पढ़ेंगे तो इसका जो निचला भाग है वो वलित है, इसके ऊपर जब भ्रंश का निर्माण होकर बना है तो वो भ्रंशोथित है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ भ्रंशोथित लिख रहा हूँ, बट इसका जो प्राचीन स्वरूप रहा है और वो वलित भी रहा है, क्योंकि सतपुड़ा का अर्थ ही है सेवन फोल्ड, 7 वलन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अभी इसका जो वर्तमान जो स्वरूप है इसके वलन के ऊपर वो भ्रंशोथत है। उसके बाद हम देखते हैं तो पश्चिमी घाट, तो पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है वो भी है भ्रंशोथत, भ्रंशोथत। ठीक है, ये अब ध्यान रखेंगे। तो ये तो बात हो गई विशेषतः हमारे जो भारत में प्रायद्वीपीय पठार पर जो विशेष पर्वतमालाएं हैं उनके बारे में। पूर्वी घाट जो है वो भी है भ्रंशोथत। ओके, अब देखो हम बात करते हैं हमारे भारत में जो मुख्य फाल्ट है, फाल्ट अब जानेंगे तब उन फाल्ट के साथ मैं आपको ये वाली चीज भी बताऊंगा। फाल्ट देखो मैं लिख रहा हूं पहले, क्या होता है, FAULT, फाल्ट। फाल्ट का मीनिंग है भ्रंश, और भ्रंश से जब कोई पर्वत बनते हैं तो उनको सामान्यतः हम भ्रंशोथत पर्वत की संज्ञा देते हैं। ठीक है, हम बात करने वाले हैं भारत के मुख्य फाल्ट की, यानी मुख्य भ्रंश की, और उनसे निर्मित जो पर्वतमालाएं हैं, ध्यान से आप देखते रहिए। फ्रेंड्स, हमने हिमालय के जो भ्रंश थे हमारे, उन पर हमने बात कर ली थी, हिमालय के भ्रंश पर हमने बात कर ली थी। अब अपने जो संपूर्ण भारत में जो मुख्य भ्रंश बनते हैं हम उनकी बात करते हैं। ये भ्रंश भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। भ्रंश अपन बात कर रहे हैं एक्चुअल में फाल्ट की, फाल्ट की। अभी मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि भ्रंश क्या होते हैं। ठीक है, फाल्ट क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे आप। मान लीजिए ये कोई स्थल खंड है, ये स्थल खंड है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये स्थल खंड है। ओके, अब इस स्थल खंड में दो विपरीत दिशाओं में संचलन प्रारंभ हुआ, विपरीत दिशा में संचलन। ठीक है, विपरीत दिशा में संचलन के कारण इस सतह पर, यहां पर देख रहे हो, यहां पर क्या उत्पन्न होगा, टेंशन, टेंशन उत्पन्न होगा। टेंशन मीन्स तनाव बल। ठीक है, यहां सतह पर तनाव बल उत्पन्न हुआ, टेंशन फोर्स, तनाव बल उत्पन्न हुआ। तनाव बल उत्पन्न होने की वजह से यहां पे क्या आई, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रैकिंग, क्रैकिंग आ गई, चटकन पैदा हो गई, क्रैकिंग आ गई। अब क्रैकिंग आ जाने के पश्चात ये जो क्रैकिंग थी ये भ्रंश में बदल गई, और ये जो स्थल खंड हैं ये टूटकर पृथक हो गए। अब ये जो स्थल खंड का पृथक होना है, इसी को हम क्या कहेंगे, भ्रंश कहेंगे। ये भ्रंश है, राइट। अब भारत में विशेषकर नदियों के बहाव के कारण, नदियों द्वारा धरातल पर दबाव डालने के वजह से इनमें नदियों के नीचे विपरीत संचलन का प्रवाह हुआ है, जिससे भारत में कुछ विशेष फाल्ट की रचना, कुछ विशेष भ्रंश की रचना हुई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कौन से विशेष भ्रंश हैं। तो फर्स्ट देखो, ये अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान मान लो। ठीक है, तो यहां ये विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पे विंध्याचल का एक पोर्शन भारत में भी है, यहाँ पे भारत में क्या, अपने राजस्थान में भी है। अब विंध्याचल पर्वतमाला से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है चंबल।
चंबल विंध्य पर मध्य प्रदेश से निकलकर राजस्थान में बहते हुए यमुना में विलीन हो जाती है, ये आप जानते ही हैं। और यमुना किस में मिल जाती है? गंगा में विलीन हो जाती है। तो ये हो गई चंबल नदी। अब चंबल नदी जो फाल्ट बनाती है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। चंबल नदी जो फाल्ट बनाती है, ये जो भ्रंश बनाती है चंबल नदी का जो भ्रंश है उसको कहते हैं जीबीएफ। ठीक है, जीबीएफ का मीन है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना, जीबीएफ है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ओके, ये हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉल्ट पे, तो यहां पर विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल तो हो गया, सतपुड़ा पर्वतमाला में एक क्षेत्र है, चोटी है, पीक है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी से एक नदी निकलती है जो गंगा की ही सहायक नदी है, और नदी का नाम है सोन। ठीक है, और सोन जो नदी है वो भी मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में एक फाल्ट बनाती है, और उसको सोन रिवर, कोई विशेष नाम नहीं है, उसको हम सोन रिवर फाल्ट की ही संज्ञा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सोन रिवर फाल्ट की ही संज्ञा देते हैं। ओके, अब देखो, सोन रिवर फाल्ट से एक पर्वत की रचना हो गई, और वो है कैमूर पर्वत है। वो सोन नदी की जो फाल्ट है उससे एक पर्वत की रचना हो गई, और उस पर्वत को हम क्या कहते हैं? कैमूर पर्वत कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद हम बात करें तो सतपुड़ा से ही जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत का ही सर्वोच्च शिखर है अमरकंटक। मैकाल पर्वत में नर्मदा कुंड से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है नर्मदा, और नर्मदा जो फाल्ट बनाती है, जो भ्रंश बनाती है, उस भ्रंश का नाम भी यही है, नर्मदा भ्रंश, यानी नर्मदा रिवर फाल्ट। ओके, सतपुड़ा के दक्षिण भाग से एक नदी निकलती है, नदी का नाम है ताप्ती, या इसको हम ताप्पी भी कहते हैं, ताप्ती या ताप्पी। ताप्ती या ताप्पी जो फाल्ट बनाती है, जो भ्रंश बनाती है, उस भ्रंश का नाम यही है, ताप्ती रिवर फाल्ट, या ताप्ती रिवर, ताप्ती नदी भ्रंश, या ताप्ती भ्रंश। ओके, ये ध्यान रखना है। ओके, अब आगे हम बात करते हैं तो अपने नासिक की पहाड़ियों से, जो कि पश्चिमी घाट का भाग है, नासिक की पहाड़ियों से नदी निकलती है गोदावरी। ठीक है, जो गोदावरी नदी जो फाल्ट बनाती है विशेषकर अपने महाराष्ट्र में, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, उसको गोदावरी फाल्ट ही कहते हैं, गोदावरी फाल्ट ही वो कहलाता है। ऐसे ही फिर नीचे आगे कृष्णा और कावेरी से संबंधित महत्वपूर्ण फाल्ट है। ठीक है, कृष्णा रिवर फाल्ट है, कृष्णा रिवर फाल्ट और कावेरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये हमारे जो भारत है, शेष भारत, हिमालय को छोड़ के, हिमालय को, हाँ एक और चीज बहुत अच्छा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी ये जो हुगली नदी है, देखो इस तरह से हुगली नदी जो फाल्ट बनाती है, हुगली नदी जो क्षेत्र बनाती है, उसको मालदा फाल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे एक फाल्ट और है, मालदा भ्रंश, मालदा फाल्ट सॉरी। ओके, अब इन पर अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इन फाल्ट पे, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, यहाँ पे चलो मैं आपको आंसर बता ही दूंगा क्योंकि डायग्राम में आंसर नहीं है, हो सकता है आपको आते भी हों। पहला क्वेश्चन है जीबीएफ यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वतमालाओं के मध्य है। आंसर आपको सामने दिख रहा है कि जीबीएफ ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट है किस किस के बीच में, अरावली और विंध्याचल के बीच में, अरावली और विंध्याचल के बीच में, राइट। ओके, आगे आपसे कोई पूछे कि सोन नदी का फाल्ट जो है, उस सोन नदी के फाल्ट से कौन सा पर्वत बना है, तो सोन नदी के फाल्ट से जो पर्वत बना है वो कौन है, कैमूर पर्वत। यहाँ पे बड़े अक्षरों में लिख देता हूं, कैमूर पर्वत ये सोन नदी के फाल्ट से बना है।
अब एक और अच्छा क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछे नर्मदा नदी का जो फॉल्ट है, नर्मदा नदी का जो फॉल्ट है वो किन पर्वतमालाओं के मध्य है, तो नर्मदा नदी का फॉल्ट आपको इसमें डायग्राम में आंसर नहीं है, बट मैं बता देता हूं आपको। नर्मदा नदी का फॉल्ट है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में, ठीक है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में। ताप्ती नदी का जो फॉल्ट है वो है सतपुड़ा और पश्चिमी घाट पर्वतमाला के बीच में। गोदावरी फॉल्ट है वो किन्हीं पर्वतों का विभाजन नहीं करती है, गोदावरी पश्चिमी घाट जो पर्वतमाला है बस एक उसी में से भ्रंश बनाते हुए निकलती है। कृष्णा भी इसी तरह से और कावेरी भी इसी तरह से करती हैं, ये ध्यान रखना। मालदा भ्रंश पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मालदा भ्रंश पर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, प्रायद्वीपीय पठार क्या सिर्फ यहीं विस्तृत है? प्रायद्वीपीय पठार है? अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ इतना ही है तो क्या आप सही सोच रहे हैं? आप नहीं सही सोच रहे हैं। प्रायद्वीपीय जो पठार है वो सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पे उत्तर पूर्व में भी, उत्तर पूर्व पठार के रूप में भी इसका अस्तित्व है, उत्तर पूर्व पठार के रूप में भी इसका अस्तित्व है, ये ध्यान रखना है। ओके, अब किस रूप में है उत्तर पूर्व में? तो उत्तर पूर्व जो पठार है वो है हमारा मेघालय का पठार, मेघालय का पठार एक तो इस रूप में है ना, ये ध्यान रखना। और एक असम के पठार या असम का पठार, असम का पठार। अब क्वेश्चन बता रहा था मैं, मालदा भ्रंश पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन ये है कि प्रायद्वीपीय पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भूमि, सुन रहे हो, प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भूमि को उत्तर पूर्वी पठार या मेघालय के पठार से भिन्न करने वाला, अलग करने वाला जो भ्रंश है वो कौन है? तो हम उसको कहेंगे मालदा। एक्चुअल में ये मैंने यूं लिखा है मालदा भ्रंश, इसको मालदा गैप भी कहते हैं, मालदा गैप, ठीक है। तो मालदा गैप या मालदा भ्रंश है जो प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य भूमि को इससे विभाजित करता है। ओके, तो ये जो थे ये अपने मुख्य भ्रंश रहे हैं। एक चीज और बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये पूछा मुझसे कि क्या सर ये रीट लेवल फर्स्ट से भी रिलेटेड है? तो एक्चुअल में ये रीट लेवल फर्स्ट से नहीं है। रीट लेवल फर्स्ट में मैंने एक कम्युनिटी में एक पोस्ट किया था कि रीट लेवल फर्स्ट के जो लेसन्स हैं मैं शीघ्र ही उनको पब्लिश करने जा रहा हूँ। तो देखते हैं हम कल परसों जब भी इस रीड लेवल फर्स्ट का पूरा जो एनवायरमेंटल स्टडीज है वो पूरा मैं डालने वाला हूँ, अपलोड करने वाला हूँ। दोस्तों आप साथ बने रहिए और वीडियोस लाइक कीजिए, भर भर के लाइक करो यार मुझे, ठीक है। और उसके बाद हम कंटिन्यू आपके साथ बने रहेंगे। ओके, हम बात करने वाले हैं अब प्रायद्वीपीय पठार में पर्वतमालाओं के बाद मुख्य पठार पर। अभी इनका वर्णन नहीं किया, मैं आपको फिर से बता दूं, इनको एक आरेखों में हमने देखा है, हर एक पर्वतमाला का अलग वर्णन करेंगे। अब हम बात करें मुख्य पठार पर। मुख्य जो पठार हैं उनको भी सिर्फ एक आरेख के रूप में जानेंगे, कहाँ कौन सा पठार है मोस्टली उसके बारे में जानेंगे और फिर हम उनका वर्णन करेंगे। प्रायद्वीपीय पठार में जो मुख्य पठार हैं हम उनकी बात करने वाले हैं, केवल उन आरेख की बात करेंगे कि कौन कहाँ है, अभी वर्णन नहीं कर रहे, ध्यान रखना, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ नॉर्थ ईस्ट से ही। नॉर्थ ईस्ट में जो पठार है वो है मेघालय का पठार और असम का पठार, असम का पठार, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद फिर झारखंड में विशेषतर, झारखंड में मुख्य विस्तार है, बाकी और भी है, वहां उसको कहते हैं हम छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, जो भी है सीजी लिख रहा हूं मैं एक बार, छत्तीसगढ़ सीजी, ठीक है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। दंडकारण्य या उड़ीसा का पठार, उड़ीसा का पठार,
ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में आबू का पठार, राजस्थान में आबू का पठार, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। इसके अलावा फिर और आगे बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश में ही है पुरवा का पठार, पुरवा, पूर्वा, पूर्वा, पुरवा का पठार, ठीक है। इसके अलावा फिर अपने जो महाराष्ट्र है, नर्मदा नदी के दक्षिण से, राजस्थान में आबू के पठार के अलावा एक और है यार, मैं बताना मिस कर गया, तो वो है हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार पर भी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पूर्वा मध्य प्रदेश में, बुंदेलखंड मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बघेलखंड भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। वैसे बुंदेलखंड जो स्थान है वो उत्तर प्रदेश में है। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, तो नीचे पहुंचते हैं तो महाराष्ट्र में नर्मदा नदी, नर्मदा नदी से कावेरी नदी तक का जो पूरा एरिया है वो कहलाता है दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। इस दक्कन के पठार के कुछ भाग हैं, जैसे महाराष्ट्र में इसको कहते हैं महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना में ये विस्तृत है, एक तो सिकंदराबाद का पठार, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद का पठार, और एक हैदराबाद का पठार, हैदराबाद का पठार, ठीक है। इसके अलावा फिर कर्नाटक में है मैसूर का पठार, मैसूर का पठार। तमिलनाडु में है नीलगिरी का पठार, नीलगिरी का पठार, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ये हमारा जो प्रायद्वीपीय पठार है उस पठार के कुछ उपभाग हैं, है ना। इससे अगला जो वीडियो होगा ना उसमें हम क्या करेंगे, भारत की जो प्रायद्वीपीय पठार की मुख्य पर्वतमालाएं हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे। अरावली हमने पढ़ रखी है, अरावली का लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक मैं अगले वीडियो में छोड़ दूंगा ऊपर, ठीक है। फ्रेंड्स, आप वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, पड़ोसी का भी लाइक भी आप मुझे दे दो यार, ठीक है। लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड जय हिंद।